कमोडिटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, आज की हॉट पिक्स आपको कहां नजर आती हैं नॉन एग्री स्पेस में? गुड आफ्टरनून मनीषा। हमने देखा है लास्ट 2 दिनों में गोल्ड में एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। प्राइमरली जो यूएस चाइना की तरफ से टेंशन एस्केलेट हुआ है और हांगकांग चाइना का जो डील हुआ है उसके चलते, बट मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पर आना चाहिए। एंड मैं 46,600 के रेंज में गोल्ड सेल करना चाहूँगा। 46,850 का आप स्टॉप लगाइए एंड 46,100 तक के टारगेट देख सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड में भी एक डिसेंट पुल बैक देखने मिल रहा है। कल के सेशन में अच्छी गिरावट थी, बट आज के निचले लेवल से करीब 1 से 1.5% का पुल बैक देखने मिल रहा है। 2500 के आसपास सेल करना सही रहेगा। 2550 का आप स्टॉप लगाइए एंड 2380 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये तो स्ट्रैटेजीज हुई नॉन एग्री स्पेस की। अनुज, एग्रीकल्चर में आपको कहां दिखते हैं कमाई के मौके? गुड आफ्टरनून। एग्री के अंदर सोयाबीन हमें लगता है कि यहाँ पर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। कल काफ़ी अच्छी तेजी थी, आज भी एक हमने हाई बनाते हुए देखा है। हमें लगता है कि 3850 के आसपास बाय करके चलें। 3790 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट करीबन 3930 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एनसीडीएक्स में जो इंडेक्स लॉन्च हुआ है एग्रीडेक्स, हमें लगता है कि उसके अंदर खरीदारी करना चाहिए करीबन 1005 के आसपास। स्टॉप लॉस 990 का रहेगा। टारगेट 1040 तक हो सकता है। दोनों को ही ऐसे पोजिशनल तौर भी ट्रेड कर सकते हैं। क्लियरली एग्रीकल्चर में आजकल काफी ज्यादा खबरें हैं और एनसीडीएक्स के एग्रीडेक्स में यहां पर खरीदारी के मौके भी हैं। लेकिन मॉनसून की आज सबसे बड़ी और बेहतर खबर है, जहां पर आईएमडी ने कहा है कि 1 जून को हम यहां पर ऑनसेट देख सकते हैं मॉनसून का केरला में। पहले ये डेट उन्होंने थोड़ी सी देरी से बताई थी, लेकिन जो बाकी फोरकास्टर्स हैं जैसे कि स्काईमेट या आईबीएम वेदर कंपनी, उनकी डेट्स भी यहां पर अलग थी। स्काईमेट के जीपी शर्मा अब हमारे साथ यहां पर कार्यक्रम में जुड़े हैं। मिस्टर शर्मा, साइक्लोन था, उसके बाद डिप्रेशन बे ऑफ बंगाल में अब यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लास्ट मिनट यहां पर कुछ चेंजेस हैं, आप कैसे देखते हैं इस नई तारीख को? जी मनीषा, स्काईमेट ने पहले भी जैसे आपने कहा, हमने अपना फोकस दिया था कि शायद मानसून समय से कुछ पहले दस्तक देगा 28 मई के आसपास, और 2 दिन का मार्जिन, कहने का मतलब है 30 तारीख के आसपास आना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि आईएमडी ने बोला है कि अभी मानसून 4 जून की बजाय 1 जून को ही आ जाएगा, 5 जून की बजाय। हालांकि उनकी पहली फोरकास्ट 5 जून थी। तो हालांकि प्लस माइनस 4 दिन का मार्जिन है, हो सकता है वो 4 दिन घटा दें तो 1 जून की तारीख बनती है। हमें तो अभी भी ऐसा लगता है मानसून 30 तारीख तक तो आ जाना चाहिए केरल तट पर। सभी जितनी भी कंडीशन है वो सब फेवरेबल बन रही हैं। चाहे आप क्लाउड्स कहिए, जो मानसूनल क्लाउड है वो तो करीब करीब तट के बिल्कुल पास हैं। विंड्स कहिए चेंज हो रही हैं, रेडिएशन OLR कहिए वो भी अपनी जगह करीब करीब फेवरेबल पोजीशन पे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा ऐसा अनुमान है कि 30 तारीख के करीब तो मानसून आ जाना चाहिए। जी। और आपको क्या लगता है, अमीन, जैसे हम पहले भी बात करते रहे मिस्टर शर्मा, आपने कहा कि स्काईमेट इस बार यहां पर मॉनसून को लेके कोई इमीडिएट फोरकास्ट नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह की अब प्रोग्रेस देखने को मिली है, डिप्रेशन है, काफी सारे चेंजेस यहां पर मौसम के हिसाब से होते हुए नजर आए हैं, क्या ये जो मॉनसून का सीजन है बेहतर रहने की उम्मीद है? देखिए, सीजन क्योंकि 4 महीने लंबा होता है तो शुरुआती दिन है, इससे हम ऐसा कुछ भी अंदाज नहीं लगाएं कि इसके कारण पूरा का पूरा सीजन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ऐसा अभी कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। वैसे जिसके बेस पे हम मानसून को डिसाइड करते हैं, चाहे वो एल नीनो हो या आईओडी हो, तो वो जो एल नीनो इस बार फेवरेबल आप कह सकते हैं, मतलब उसके कारण स्पॉइल नहीं होगा मानसून। और दूसरा जो फैक्टर है आईओडी, वो तो फेवर में नहीं है, वो तो नेगेटिव है और नेगेटिव होता जा रहा है, जिसके कारण हमें सपोर्ट नहीं मिलेगी। और दूसरा, जैसे ये बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम होते हैं, जो जैसे अम्फान बना, मुझे लगता है कि लगभग 10-12 दिन बाद एक और सिस्टम उधर बनेगा। बट अभी 2 दिन के अंदर अंदर ही जो अरब सागर के अंदर सिस्टम जो डिप्रेशन बनेगा, जिसके कारण कि ये मानसून में थोड़ी तेजी आएगी, पर वो तेजी केवल पश्चिमी तट के क्षेत्रों में ही देखी जाएगी। और हो सकता है उसके चलते हमें मुंबई में भी थोड़ी जल्दी वर्षा देखने को मिलेगी, शुरुआती दिनों में ही हमें वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर जो अरब सागर के सिस्टम रहते हैं वो
मानसून के लिए उतने ज्यादा प्रभावी और उतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं लॉन्ग रन में। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम उसके फेवर में ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो अभी तो शुरुआती दिन है, हमें देखना पड़ेगा कि मानसून कैसे बैठता है। इवन अभी जब मानसून 30 तारीख को आ भी जाएगा तो ज्यादातर वो केरल के क्षेत्रों में और कोस्टल कर्नाटका और उसके साथ साथ कोंकण तक भी बारिश देगा। जो इंटीरियर्स हैं, अगर आप बात करें चाहे वो तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की या तेलंगाना की, वहां वर्षा बहुत कम रहेगी इन शुरुआती दिनों में। जी जी मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली मॉनसून फेवरेबल है और जो आईएमडी की डेट है 1 तारीख, उससे पहले भी यहाँ पर हम ऑनसेट आता हुआ देख सकते हैं। और जो एक अच्छी खबर यहाँ पर मिस्टर शर्मा ने बताई वो कि इस बार मुंबई में यहाँ पर डेट से पहले ही अब बौछारें आने की संभावना है। ऑफकोर्स आगे प्रोग्रेस कैसे रहती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, तो जो वो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। दिक्कतें लेकिन यहाँ पर टिड्डियों के अटैक से भी है, क्योंकि 7 राज्यों को टिड्डियों दल ने अपने यहाँ पर चपेट में लिया है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिला है, उसके बाद एमपी और यूपी में, लेकिन बाकी स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र में भी हमने यहाँ पर इन्वेजन होता हुआ देखा है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर काफी हद तक तैयारी शुरू कर भी दी है। डिटेल्स के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि ये 26 साल में सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक है और दिक्कतें यहां पर काफी बड़ी बनती हुई नजर आई हैं। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल टिड्डी दल का खतरा जो है वो ज्यादा है। पिछले साल ये सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित था, गुजरात और राजस्थान, लेकिन इस साल अब इसने 7 राज्यों को अपनी चपेट में जो है वो ले लिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब राज्य जो है इसकी चपेट में आ गए और इस यहाँ पर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान जो है टिड्डी दल जो है पहुंचा रहा है। तो केंद्र सरकार उसने राज्यों के साथ मिलकर के इससे निपटने की रणनीति जो है वो भी तैयार की है। कई सारे स्टेप जो है सरकार जो है वो ले रही है, काफी सारी कोशिशें जो है वो कर रही है। सबसे पहले तो उसने राज्यों को इससे सावधान रहने के लिए एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है। सभी राज्यों के साथ लगातार बैठ के जो है वो की जा रही है। खासतौर पर इनसे निपटने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स का सहारा जो है वो लिया जा रहा है, ट्रैक्टर्स के ऊपर पंप लगा करके उनको खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सरकार का कहना है कि उसके पास पेस्टिसाइड्स का स्टॉक जो है पर्याप्त मात्रा में है और उनको काबू जो है वो कर लिया जाएगा। हालांकि थोड़े से पंप्स को लेकर के दिक्कत जो है वो आ रही थी। सरकार ने 60 नए पंप्स का ऑर्डर जो है यूके की कंपनी को जो है वो भी दिया है। 200 टीम जो है इसको कंटेन करने के लिए जो है वो लगाई गई है, लेकिन कुल मिलाकर के इस बार इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा है और 7 राज्यों में फैली हुई है और बहुत तेजी से ये मूवमेंट जो है वो कर रही है। तो सरकार को इनको काबू करने में इस बार थोड़े परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, लेकिन इनको काबू करना जो है काफी जरूरी होगा, नहीं तो किसानों को काफी ज्यादा नुकसान जो है इस बार फसलों में देखने को मिल सकता है। चलिए, कोशिश जारी है यहाँ पर राज्य की सरकार की और केंद्र सरकारों की भी, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंट है उनसे भी मिली खबरों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में काफी हद तक जो ये टिड्डियों का खतरा है ये यहाँ पर टल जाएगा, इसे कंट्रोल में कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर करते हैं खाने के तेलों की, जहां पर कल की तेजी के बाद आज यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली या दबाव देखने को मिला है। बाजार कैसे हैं, किस तरह के क्यूज हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। बजोरिया जी नमस्कार। खाने के तेलों में उठापटक यहाँ पर काफी रही है, एक रेंज बाउंड हमने ट्रेंड आते हुए देखे हैं। अब इस वक्त जबकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, इन हाउस कंजम्पशन, आउटसाइड कंजम्पशन में आप कुछ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखते हैं? मनीषा जी एब्सोल्युटली राइट। जो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जो खुल चुका है उसके कारण में हमें पाम ऑयल की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था पाम ऑयल की डिमांड पे, हमने देखा मार्च में, अप्रैल में, वो वहाँ पाम ऑयल की डिमांड 50% रह गई थी। वो अभी लॉकडाउन खुलने से वो डिमांड वापस 80% पे आ गई है। सो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की डिमांड तो कंटिन्यूस चले आ रही है, वो सेम तरीके से, वो घटी नहीं थी लॉकडाउन के दौरान भी, बिकॉज वो डायरेक्ट होम कंजम्पशन में जाता है। वो बाहर होटल, हलवाई, रेस्टोरेंट्स और फ्राइड फूड उसमें इतना नहीं जाता जितना पाम ऑयल जाता है। और तीसरी बात, जहाँ तक हम देख रहे हैं, मार्केट जो है लास्ट 2 दिनों में अच्छा बढ़त ली थी मार्केट ने, और आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। नॉट ओनली इंडिया मार्केट में, मलेशिया मार्केट में भी थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, शिकागो मार्केट में भी सोयाबीन ऑयल में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। तो बट हाउएवर तेल की कीमतें जो हैं
वो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 से 12 दिन में अप्रॉक्सीमेटली $50 बढ़ गई है। जो सोयाबीन ऑयल हमारा बिकता था $625, वो $675 पर मेट्रिक टन हुआ है, और क्रूड पाम ऑयल हमारा जो बिक रहा था 520 और $25, वो $575-80 हुआ है। तो इतनी बढ़ोतरी मार्केट में हुई है, और अभी आगे जाके हम देखें तो ये जो मार्केट है ये इसमें थोड़ा और बढ़ सकता है, बट लिमिटेड रेंज की मार्केट है। मतलब अभी यहाँ के लेवल से हम देख सकते हैं ज़्यादा में ज़्यादा $25 प्लस जा सकता है, या करीबन आप समझिए $10-15 माइनस जा सकता है। तो इस तरह की मार्केट है। और बाकी तो मानसून में आपने बताया है कि मानसून केरल में टाइम पे आ सकता है, तो उस कारण से जो पहले लग रहा था कि मानसून डिले हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया, तो वो शायद खतरा कम हो गया है। सो फ्रॉम दैट एक्सटेंट थोड़ा रिलीफ है कि हमारी सोइंग और ये चीज़ें टाइमली हो पाएगी। और राइट बजोरिया जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और वो पूरे खाने के तेलों पे अपना व्यू देने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर पाम तेल की डिमांड में इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आया है, और जैसे उन्होंने कहा कि मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो हल्का सा प्राइसेस में बेरिश रह सकता है। पिछले 15 दिनों में ऑलरेडी यहाँ पर भाव बहुत बढ़ते हुए नजर आए हैं। अनुज, आपने सोयाबीन में यहाँ पर खरीदारी की राय ऑलरेडी दी है, लेकिन सीपीओ के प्राइसेस आगे जाके कैसे लगते हैं? और जैसे बजोरिया जी ने कहा कि ओवरऑल सेक्टर यहाँ पर स्टेडी रह सकता है, एक रेंज बाउंड में कारोबार हो सकता है, आपको क्या लगता है? मनीषा जी, अगर हम सीपीओ के प्राइस को देखें तो एक वी शेप रिकवरी यहाँ देखने को मिली है, और जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से अगर हम पिछले 10 दिनों को देखें तो कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से भी हमने एक पॉजिटिव क्लूज आते हुए देखे हैं, और इन डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने यहाँ पर डिमांड बढ़ी है, और टेक्निकल चार्ट से भी यहाँ पॉजिटिव है। तो अभी अगर हम फिलहाल मॉनसून को अगर हम थोड़ा साइड में रखें, और अगर हम करंटली जो सिनेरियो चल रहा है और जो डिमांड है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे रहेगी, तो शॉर्ट टर्म में जो भी ट्रेंड रनअप लिया है वो यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो सकता है। लेवल वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि 700 से लेकर 710 रुपए तक के लेवल क्रूड पाम ऑयल में देखने को मिल सकते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आगे सभी एडिबल ऑयल्स में तेजी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है एडिबल ऑयल्स का वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि सीपीओ के अंदर, रिफाइंड के अंदर आने वाले दिनों में अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड ही बनकर रहेगा। ऑलराइट, सो पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर खाने के तेलों में आगे जाके भी जारी रह सकते हैं, तो आपकी पोजीशंस जो हैं वो उस हिसाब से रहनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे हमारे साथ शो में शामिल, देंगे उनके सवालों के जवाब। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है, और अब हम लेंगे दर्शकों को के सवाल, करेंगे उनको यहाँ पर शो में शामिल। सबसे पहले एक एसएमएस आया है यहाँ पर विनीत जी का, गया बिहार से। इन्होंने 3 लॉट नेचुरल गैस में बिकवाली करी है 122 के लेवल्स पे। नवनीत, इनके लिए क्या राय है? बिकॉज नेचुरल गैस में काफी सारे हमारे पास सवाल आते हैं, काफी ज्यादा वहां पर रिटेल निवेशक भी हैं। आगे से सबसे पहले तो विनीत जी को क्या करना चाहिए? 122 पर इनकी बिकवाली है, और आगे जाके ओवरऑल ट्रेंड्स अब कैसे लगते हैं? नेचुरल गैस में हमने टाइम मैंने के लास्ट 2 महीने में देखा है कि 150-151 के जो लेवल है वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी यही हुआ था कि 151 से ही एक सेल ऑफ देखने मिला है, जो कि प्राइसेस को 140-42 तक ले आया है फिर से। मेरा मानना ये है कि जब तक वो लेवल नहीं निकल जाता, फिर से एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप 135-132 तक के लेवल देख सकते हैं। बट ओवरऑल जो बायस है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता जा रहा है, एंड डिप्स पे बाइंग करने की रिकमेंडेशन रहेगी। तो 122 तक के स्तर तो मुझे नहीं लगते है, 140-45 की रेंज में एवरेज किया जाए, 135 की रेंज में एग्जिट करना यही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। ऑलराइट, सो यानी कि अगर आपने बिकवाली करी है तो यहाँ पर कुछ नुकसान रह सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस यहाँ पर बढ़े हैं, और ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर अब नई रेंज बनती हुई नजर आ भी रही है। एक और सवाल लेते हैं, और जुबेल मेमन जी हमारे साथ हैं बरोडा से। जुबेल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो, अभी जो हाँ जी जुबेल, क्या है आपका सवाल? किस कमोडिटी में ट्रेड किया है आपने? कैस्टर सीड मैंने लिया हुआ है 3 लॉट, और मेरे को कुल 50 लॉट लेना है, तो अभी मैं बाइंग किस लेवल से मैं स्टार्ट करूं लेने के लिए? अनुज, इन्होंने कैस्टर सीड लिया है और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बढ़त भी देखने को मिली है। एक्चुअली पिछले साल में जिस तरह की मुनाफा वसूली या गिरावट देखने को मिली थी, हमने पिछले 2-3 महीनों में यहाँ पर कुछ सपोर्ट बनते हुए देखा है। जैसे जुबेल ने कहा, इन्होंने 3 लॉट यहाँ पर कैस्टर के लिए हुए हैं। अपनी लॉन्ग पोजिशन ये यहाँ से और भी बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए आपकी क्या राय होगी?
देखिए बिल्कुल करंटली देखें तो करीबन 3570 के आसपास रेट चल रहा है और अगर हम देखें तो ये बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऐड ऑन कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक रैली जो है करीबन यहाँ से एक शार्प रिकवरी 3800 तक देखने को मिल सकती है। तेजी यहाँ पर कैस्टर में आ सकती है, तो हमें लगता है कि करंट रेट से ये बाय इनिशिएट कर सकते हैं या अपनी पोजीशन में यहाँ से एवरेजिंग के तौर पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए जुबेल, तो यानी कि खरीदारी के यहाँ पर और भी मौके हैं। आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सही है, यहाँ से और भी खरीदारी आप कीजिए और जैसे अनुज कह रहे हैं कि 3800 तक के लेवल्स यहाँ पर ऊपर में बनाते हुए नजर आते हैं। एक और दर्शक को जोड़ेंगे हमारे साथ। अशोक बेरवाल हिसार हरियाणा से हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? अशोक जी के साथ यहाँ पर संपर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें इनका कच्चे तेल में ये जानना चाहते थे। नवनीत यहाँ पर कारोबार करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि करंट लेवल्स में यहाँ पर किस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए और क्या रेंजेस आगे यहाँ पर अब कच्चे तेल में रह सकती हैं। वेल, कच्चे तेल में हमने बहुत बड़ा पुल बैक देखा है, बहुत बड़ी रैली देखी है लास्ट कुछ दिनों में और पिछले 3-4 हफ्तों से एक सस्टेन्ड बुल रन चल रहा था कच्चे तेल में, जो कि $35 के आसपास ले आया था WTI पे। काफ़ी सारे नेशंस लॉकडाउन से बाहर आए हैं और डिमांड धीरे धीरे पेंटअप हो रही है, रिवाइव हो रही है, इसके चलते एक अच्छा पुल बैक दिख रहा था। साथ ही साथ में काफ़ी ओपेक नेशंस, रशियन नेशंस ने भी अनाउंस किया प्रोडक्शन कट, जिसका इम्पैक्ट हमको प्राइसेस में देखने मिला। बट मुझे लगता है कि यहाँ से जो इंक्रीमेंटल डिमांड रहेगी उसको आने के लिए एक बहुत बड़ा आउटपुट कट या बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड पुश चाहिएगा। तो मेरा मानना यह है कि आज के या अगले 1-2 सेशन के लिए 2500 के आसपास क्रूड आप सेल कर सकते हैं। 2550 का आप स्टॉप लगाइए एंड 2380 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। चलिए, यानी कि कच्चे तेल में यहाँ पर बिकवाली की राय है और इस महीने में हमने इन एनी केस 40-42% की तेजी कच्चे तेल में आते हुए देखी है। फंडामेंटल से आगे भागता हुआ नजर आया है कच्चा तेल और जैसे नवनीत कह रहे हैं कि अब थोड़ी सी करेक्शन या कंसोलिडेशन और बिकवाली की राय यहाँ पर फिलहाल कच्चे तेल में है। प्रदीप कुमार जी गुवाहाटी से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रदीप जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जय जिनेंद्र। मुझे चना भविष्य में खरीदना, क्या लगता है भविष्य के अंदर अभी? हेलो अनुज चना लेना चाहते हैं प्रदीप जी। फंडामेंटल्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन प्राइसेस में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। आगे जाके मांग में क्या आपको लगता है, और जैसे प्रदीप जी ने कहा कि खरीदना चाहते हैं तो क्या स्तर ये वॉच करें? देखिए अगर हम पिछले 3 दिनों को देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग रही है और आज भी हम देखें तो एक पॉजिटिव नोट पर मार्केट बंद होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि चने के अंदर खरीदारी यहाँ से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा एक रिवर्सल ले रहा है और डिमांड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आगे एक्सपेक्टेड है कि बन सकती है। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर खरीदारी करके चले। ऊपर में जो बड़ी शॉर्ट टर्म हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 4250 से लेकर 4300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस करंट रेट से करीबन 100 से 150 रुपये की तेजी आप बन सकती है। तो मुझे लगता है कि चने में यहाँ पर बाय का पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। ओके प्रदीप जी, आपके लिए खरीदारी की यहाँ पर आया है। आप वैसे भी चना यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो जैसे अनुज कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर कायम रखें। लेवल्स आपको दिए गए हैं, लॉन्ग पोजीशंस आप बना सकते हैं। हमारे साथ बादल शर्मा जी अब जुड़े हैं मंदसौर MP से। बादल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैडम मैंने सिल्वर जून का 5 लॉट शॉर्ट करे हैं 49,300 पर। मैडम मैंने सिल्वर जून का ओके चांदी बेची है बादल जी ने। नवनीत 5 लॉट 49,300 में जैसे ये कह रहे हैं, और ये इन द मनी है क्लियरली यहाँ पर। इन्हें क्या करना चाहिए? कल के सेशन में हमने बहुत अच्छा फॉल देखा था सिल्वर में, बट जैसे कि US चाइना के बीच में टेंशन एस्केलेट हुए, उसके बाद एक डिसेंट पुल बैक देखने मिल रहा है। आज के सेशन में मुझे लगता है कि पुल बैक काफ़ी मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था और 4800-750 के आसपास तक के भाव देखने मिल चुके हैं। बट यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से डिफिकल्ट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर उनको और फ्रेश पोजीशन क्रिएट करनी तो अभी सेल किया जा सकता है करंट भाव पे 48,600 के आसपास। 49,100 का आप स्टॉप लगाइए एंड 47,700 के नीचे का टारगेट देखने मिल सकते हैं। चले, यानी कि ऊपर में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लॉन्गर टर्म ऑफ कोर्स सोने चांदी खरीदारी में है, लेकिन अगर आपकी डे टू डे या 2-3 दिन के हिसाब से पोजिशनल कॉल्स हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर कारोबार करने को मिल सकता है। इसी के साथ नवनीत और अनुज बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों की स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।